Friends, India-Canada bilateral ties are driven by our shared democratic values. मुझे समझ नहीं आती, इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए और खोदा पहाड़ और निकल रहा है चूहा। When we met now last year, the landscape was very different. We couldn't have imagined a pandemic that came from Wuhan. That crisis was made infinitely worse by the Chinese Communist Party's cover-up. I'm a senior. I know you don't know that. Nobody knows that. Maybe you don't have to tell them, but I'm a senior. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. टैग टीवी लाइव सुपर चैट में ताहिर गोरा और डॉक्टर रणवीर शारदा ब्रेन बर्स्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आप सब अब यूज्ड टू हो चुके होंगे हमारे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के लाइव सुपर चैट से। ठीक रात 10 बजे भारत के समय के मुताबिक वहाँ पर हम आपके पास पहुँचते हैं और अपने कर्म फरमाओं के साथ जुड़ते हैं। न्यूयॉर्क, डीसी, टोरंटो में 12:30 PM, इंग्लैंड में 5:30 PM, पाकिस्तान में 9:30 PM। आज के लाइव सुपर चैट में बहुत सारी बातें भारत, पाकिस्तान, कनाडा, यूरोप और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल ही कैनेडियन इन्वेस्टर से बातचीत करते हुए बहुत अहम बातें की। हमारे एजेंडे का टॉप इसमें हिस्सा है और उसके साथ साथ बातचीत होगी। नवाज शरीफ एक्टिव हो रहे हैं। क्यों एक्टिव हो रहे हैं? एक शेर है, तेरे लहजे में जो अब रद्दो बदल लगता है, इसके पीछे कोई सरगर्म अमल लगता है। तो क्या उनके पीछे क्या है जिससे वो एक्टिव हो रहे हैं? यूएस में आपने वाइस प्रेसिडेंट की डिबेट देखी, आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हुआ कि किस तरह का वहाँ पर स्टाइल जा रहा है पॉलिटिक्स का। सदर ट्रंप कोविड से रिकवर हो रहे हैं, कितने हो पाए, कितने नहीं हो पाए, ये सब बातें होंगी। इससे पहले कि मैं डॉक्टर रणवीर शारदा जी को वेलकम कहूँ उन्हीं के ब्रेन बर्स्ट में, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिन दोस्तों ने टैग टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर्स पर हमें फॉलो कर लें। और इसके साथ साथ बातचीत हम करेंगे और भी आपके सवालों के साथ। सुपर चैट का मकसद यही है, मैं और डॉक्टर रणवीर शारदा एक दूसरे से सवाल नहीं कर रहे होंगे, हम भी आपस में चैट कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ चैट करें। आप हमेशा हमें हर एतबार से कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे आपके कमेंट्स हों, चाहे आपके कंसर्न्स हों, चाहे आपके क्वेश्चंस हों और चाहे आपकी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हो। 24/7 आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। paypal.me/tagtv international। स्वागत करते हैं डॉक्टर रणवीर शारदा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब, आपने तो इतनी सारी बातें कर दी कि लगता है कि 24 घंटे हमें चाहिए इस प्रोग्राम इस लाइव सुपर चैट में। वो डॉक्टर साहब, एक आईपीएल का मैच वहाँ चल रहा है, हमारा भी एक आईपीएल का मैच होगा। आईपीएल का मैच जो है वो तो खत्म हो जाना और आधे घंटे में जी। आज राजस्थान रॉयल्स जो है जी वो दिल्ली वालों के साथ खेल रही है, तो लेट्स होप वी जस्ट विश देम द बेस्ट। हाँ, अगर ये पाकिस्तान और भारत का होता मैच तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग होता, फिर तो हम अपने शो ही बंद कर देते।
लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया चलती रहती है। और आप और हम जो शो करते हैं या जिनके साथ आप और करते हैं, शो कभी बंद नहीं होते, शो चलते रहते हैं और दुनिया में बाकी की जो गेम्स हैं वो भी चलती रहती हैं, पॉलिटिक्स भी चलती रहती है। आपने बात शुरू की है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से। 2001 में इनको गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था जी, और 2001 से लेके आज तक मतलब पूरे 19 साल हो गया, 20 ही समझ लो। सो नियर अबाउट 20 ईयर्स लगातार हो गए इनको, चाहे एज ए चीफ मिनिस्टर या एज ए प्राइम मिनिस्टर राज करते हुए। ये एक इन्वेस्ट इंडिया 2020 कॉन्फ्रेंस जो है उसको एड्रेस कर रहे थे, और ख़ास करके उसमें जो कनाडा का पार्ट था उसको ये एड्रेस कर रहे थे। मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो कनाडा का ट्रेड है पिछले साल, वो सिर्फ 6.73 बिलियन US डॉलर था, और उससे पहले जो ट्रेड था 2019 में वो 3.10 बिलियन का था भारत के साथ। भारत के साथ सो ऐसे लगता है कि डबल हो गया एक साल में। और जो हमारे यहाँ पर हाई कमिश्नर हैं मिस्टर बसेरिया, उनकी बड़ी कोशिश है कि मैं जो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी अचीव करने का गोल है हिंदुस्तान का, उसमें मैं कनाडा को काफ़ी आगे लेके आऊँ। और ये जो ट्रेड है 6.73 बिलियन US डॉलर का जी 2020 का, इसको मैं कम से कम आने वाले 2-3 साल में 20 बिलियन तक लेके जाऊं। बेसिकली जो मोदी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट करिए एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि एजुकेशन में तो काफ़ी इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ की बहुत यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो वहाँ भी पहुँच चुकी हुई हैं, और वहाँ के लोग यहाँ भी आके एजुकेशन जो है वो ले रहे हैं। लेकिन जहाँ तक एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, उसमें अभी काफ़ी कमी है, और मैं समझता हूँ कि इसमें मेडिसिन्स जो हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं आने वाले टाइम के ऊपर। जो कनाडा पेंशन प्लान है जी, वो सबसे बड़ी चीज़ है, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, और वो भी आज बहुत अट्रैक्टेड है टूवर्ड्स इंडिया इन्वेस्टमेंट में। उनकी भी ये कोशिश है कि हम हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट में हाँ जी अपना शेयर भी लेके जाएं। जहाँ ये पहुँच जाते हैं ना कनाडा पेंशन प्लान वाले या टीचर्स पेंशन प्लान वाले, समझ लो कि वो काम वाकई कुछ ना कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ठीक है कि हमारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, स्टील, नेचुरल रिसोर्सेज, बैंकिंग सेक्टर्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऑलरेडी कनाडा में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने को एस्टेब्लिश किया हुआ है। उसमें मैं 2-3 नाम ले दूंगा। ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, टाटा स्टील मिनरल्स कनाडा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तो यहाँ पर बहुत चल रही हैं, जैग्योर लैंड रोवर वो भी यहाँ पर, टाटा कम्युनिकेशंस जिनका बड़ा काम है, जी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, जुबिलियंट लाइफ साइंसेज, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जी टेक महिंद्रा, इसार स्टील एग्ना, इफ्को कनाडा एंटरप्राइज, एबलन एनर्जी इंक, वाइप्रो टेक्नोलॉजीज, हाँ जी, और प्राइम फोकस वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी हुई हैं। और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं कनाडा को, ये कंपनी तो यहाँ पहुँची जी बिल्कुल ठीक है। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें आपको पता है जेम्स ज्वेलरी तो नंबर 1 होती है हिंदुस्तान की, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं, और प्रेशियस स्टोन्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं जी, वो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान तकरीबन काफ़ी कंट्रियों को जो है वो एक्सपोर्ट करता है, जिसमें कनाडा भी है। रेडीमेड गारमेंट्स वो तो बड़ा पुराना सिस्टम चल रहा है। मैकेनिकल अप्लायंसेस, हाँ जी, ऑर्गेनिक केमिकल, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स एट्सेट्रा जो है वो हिंदुस्तान से कनाडा को एक्सपोर्ट होते हैं। और हमें यहाँ से जो चीज़ें मिलती हैं वो तो आगे मैं बता ही चुका हुआ हूँ। ये देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। हम हमेशा, मोदी साहब पिछले 6 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आए,
मैं आपको ना कल की खबर देता हूँ, वर्ल्ड बैंक की कल की ये खबर है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो है वो मार्च में 134 से मिलियन, मतलब 131 मिलियन, यानी कि 134 करोड़ जी पॉपुलेशन जो है वो पहुंच चुकी हुई है। और वहाँ पर इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो लेबर फोर्स का रेट है वो 49.17% नीचे आ चुका है। इस वक्त हिंदुस्तान के पास बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। आप कभी जब भी कोई आदमी इन्वेस्ट करता, मैं देखिए मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, आप एग्री करें ना करें और भी कोई एग्री करे ना करे, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि जब तक वहाँ पर इस किस्म का माहौल नहीं बनेगा जिसमें लोग जो हैं इजी महसूस करें जाके इन्वेस्ट करना, तब तक ये इन्वेस्टमेंट के जितने भी हम लेक्चर्स सुनते हैं, जितना भी हम रिक्वेस्ट सुनते हैं हिंदुस्तान की तरफ से, आइए इन्वेस्ट करिए, हम साइन भी बहुत कर चुके हुए हैं। $600 बिलियन के 6 साल में प्रोजेक्ट साइन हो चुके हुए हैं, लेकिन 60 बिलियन, वो भी उसमें शुक्र करिए 40 बिलियन जो है वो सऊदी अरेबिया का उसमें लगा हुआ है। तो अभी तक इन्वेस्टमेंट उस तरीके से वहाँ गई नहीं जिस तरीके से जानी चाहिए। अब अग्रेसिव रोल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मोदी गवर्नमेंट को प्ले करना पड़ेगा और उनको इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, देखिए विदाउट इन्वेस्टमेंट कंट्री तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि हिंदुस्तान की अपनी जो इस वक्त वहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशन है, सारी दुनिया की जी सारी इस वक्त कोविड की वजह से सारी दुनिया की हार्ड हिट हुई है, पूरी बहुत खराब है। तो उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड दे हैव टू गिव दोज काइंड ऑफ रिसोर्सेज, दे हैव टू गिव दैट काइंड ऑफ टेक्निकल लेबर। टेक्निकल लेबर बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी, तभी ये जो जितनी इन्वेस्टमेंट है बाहर से, कनाडा एक बहुत बड़ा कंट्री नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, और कंट्रीज बहुत बड़े बड़े इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर हम 4 बिलियन से अगर हम उसको आने वाले 2-4 साल में 20 बिलियन पर भी ले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, दैट विल बी अ बिग कंट्रीब्यूशन। डॉक्टर साहब बातचीत हम जारी रखेंगे। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, उनके ही कल के वीडियो लेक्चर से मैं एक छोटा सा क्लिप अपने व्यूअर्स को और आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो खुद क्या एंटिसिपेट करते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अपनी एंटिसिपेशन। फ्रेंड्स, इंडिया कनाडा बायलैटरल टाइज आर ड्रिवन by our shared democratic values and many common interests. The trade and investment linkages between us are integral to our multifaceted relationship. Canada is the 20th largest foreign investor in India. More than 600 Canadian companies have presence in India. I am told that Canadian pension funds have pledged around $50 billion as investment in India till now. Our relationship is perhaps far stronger than what the number suggests. But that also means together we can achieve much more. Canada is home to some of the largest and most experienced infrastructure investors. Canadian pension funds were the first ones to start investing directly in India. Many of them have already discovered great opportunities in a range of areas like highways, airports, logistics, telecom, and real estate. They are looking at expanding their presence and finding new areas to invest. Mature Canadian investors who have been in India for many years now can be our best brand ambassadors. Their own experience, their plan to expand and diversify can be the most credible evidence for all of you to come here too. In addition, you have the benefit of knowing India well. After all, Canada has one of the largest Indian diaspora in the world. There would be no barriers for you here.
you would find yourself as welcome here as in your own country. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत ही कंक्रीट लफ्ज़ों में जो कनाडा इंडिया का रिलेशनशिप है, ख़ास तौर पर तजारती रिलेशनशिप, उस पर बात डाली। जो यहाँ पर हमारी भारतीय डायस्पोरा की कम्युनिटी है उसका क्या रोल हो सकता है उसकी बात की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 20 साल हो गए हैं। थोड़ी सी बात इस पर टच करेंगे। पॉलिटिक्स में मैंने तारिक फ़तेह जी के साथ एक शो किया जो कल जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो आपने डॉक्टर साहब पीछे ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो, उनकी जो बातें हैं वो अपनी जगह पे है। जब तक ब्यूरोक्रेट्स और वो टेक्नोक्रेट्स वो माहौल ना बनाएं तब तक वो प्रोग्रेस नहीं होती। गुजरात में हमने देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये काम करवाया। पिछली सरकार, जो फेडरल गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल गवर्नमेंट होती है, खास तौर पर भारत में, यू नो बेटर देन मी, ठीक है ना जी। अच्छा, यहाँ पे उनको चैलेंजेस इतने नेशनल सिक्योरिटी के, जैसे आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, नेशनल सिक्योरिटी तो आपका मसला नहीं है, फॉरेन पॉलिसी तो मसला नहीं है, करेंसी कॉम वो जो पूरी नेशन की वो तो प्रॉब्लम नहीं है आपका, तो आपने एक ही रहना है स्टेट में, थिंग्स आर मैनेजेबल। अच्छा, फिर बहुत सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो हैंडल की, सीखा। अब लगता है डॉक्टर साहब 20 साल बाद, कोविड के बाद के ज़माने में, जबकि चीन पर दुनिया का क्रिटिसिज्म बढ़ गया है, अमेरिका की, मैं आज ही आर्टिकल पढ़ रहा था कि अमेरिका में वो ये कह रहे हैं कोई भी जीते वो बहरहाल भारत के साथ उसकी टाइज बेहतर से बेहतर होंगी। बिल्कुल। इस सूरत में आपकी कमेंट्री लेने से पहले मैं व्यूअर्स को एक बात याद दिला दूं कि हमारा टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब करें, और जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत जल्दी डॉक्टर साहब इनको चैट में शामिल करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो लेंगे। और आप कंट्रीब्यूट हमें एक तो इसी चैट के राही कर सकते हैं, और दूसरा जो हमारा टैग टीवी का पेपॉल अकाउंट है, paypal.me टैग टीवी इंटरनेशनल के ज़रिए आप किसी वक्त भी हमें 24/7 कंट्रीब्यूट डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वो जो 20 साल के बाद की सिचुएशन है, पोस्ट कोविड के बाद की बात है, हम इसी बात से जोड़ते हैं। आपको लगता है कि जो इस वक्त वहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है, क्वाड भी चल रहा है वहाँ पे, उसके पर भी हम बात आगे चल के करेंगे, तो क्वाड में सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया का आपस में जो रिलेशनशिप है किस तरह चलेगा, तो मोदी साहब कैसे इसको आप नज़र आता है पोस्ट कोविड आगे लेकर चलेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर हूँ जी कि अब बातों करने का टाइम नहीं है, अब प्रैक्टिकल टाइम जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर 6 साल में आप ब्यूरोक्रेसी को और वहाँ के सिस्टम को ठीक करने में सक्सेसफुल नहीं हुए तो आने वाला टाइम जो है वो कोई बहुत इतना अच्छा नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि उनका जो 6 साल का एक्सपीरियंस है, पहले तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि कोविड-19 का जो इफेक्ट है वो कम से कम आने वाले 2 साल कम से कम सारी दुनिया पर पड़े रहेगा। इट्स नॉट गोइंग टू कम डाउन। इस वक्त सेकंड जो वेव है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हुई है। इवन इन कनाडा सेकंड वेव बहुत ज़ोरों से चल रही है, इंग्लैंड में सेकंड वेव बड़ी ज़ोरों से चल रही है, फ्रांस में सेकंड वेव जो है वो दोबारा शुरू हो गई है। तो सेकंड वेव का जो इफेक्ट होगा वो कम से कम अगले 2-3 महीने तो रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद जब तक वैक्सीन नहीं निकलती, अब वैक्सीन भी बड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन बहुत लोग उस वैक्सीन तक पहुंच सकेंगे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, 130 करोड़ को वैक्सीन पहुंचाना, 140 करोड़ को वैक्सीन पहुंचाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, दैट्स नंबर 1। जब तक वैक्सीन नहीं आती लोगों में कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होता। जो कॉन्फिडेंस होता है वो एक कंट्री के इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हिंदुस्तान में जो माइग्रेशन है ऑफ वर्कर्स, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो फैक्टर यहाँ नहीं है, यहाँ वो फैक्टर बहुत कम है जी, जो वर्ल्ड की इकॉनमीज़ हैं उनमें। इंडिया में ये फैक्टर सबसे बड़ा है, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाके काम करते हैं, हाँ जी, और उनको अपने लोकल वर्कर्स जो हैं वो वहाँ से उस किस्म के ट्रेंड नहीं मिलते। फॉर एग्ज़ाम्पल, महाराष्ट्र में कपड़े का बहुत काम है, ठीक है, सबको पता है। गुजरात में जितना काम है, गुजरात में भी मैक्सिमम जो वर्कर्स हैं वो बाहर की स्टेटों के वहाँ पर गए हुए हैं। महाराष्ट्र में कपड़े की जितनी भी वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं या काम है जी, वो
कॉटन का बड़ा काम है, वो सारे का सारा 40% बाहर की लेबर है। तो वो जो बाहर की लेबर का कॉन्फिडेंस क्रिएट करना और इंडस्ट्रियलिस्टों को ये समझाना कि आप जो स्पेशली कारपोरेट हाउसेस, इस पर मैं चाहूँगा आप ज़रूर अपने कमेंट दें, जो कारपोरेट हाउसेस हिंदुस्तान से बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं और हिंदुस्तान में कम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझाएगी, उनको किस तरीके से बैठ के बातचीत करेगी कि इन्वेस्ट, जैसे मैं समझता हूँ ट्रंप ने एक बहुत बढ़िया बात की थी व्हेन ही केम हियर। उन्होंने कहा कि नहीं, यू कैन नॉट इन्वेस्ट आउटसाइड, यू हैव टू इन्वेस्ट हेयर। इसके लिए मैं आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता हूँ, मैं आपके लिए टैक्सेस कम कर देता हूँ, और उनकी जो कमी है उनको छोड़िए। लेकिन ये जो एक उन्होंने काम किया था जिससे हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स विच वर गोइंग आउटसाइड अमेरिका, जो जाने वाले थे तैयार बैठे हुए थे मैक्सिको में और कंट्रियों में जाके इन्वेस्ट करने के लिए, वो सारे के सारे अमेरिका में इन्वेस्ट हुए। इस किस्म का एक एटमॉस्फेयर जो है हिंदुस्तान में बनाना पड़ेगा। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, आई वांट यू टू कमेंट ऑन इट, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इस वक्त 40 से 50% पैसा उनका बाहर इन्वेस्ट हो रहा है। Why they should not invest another 10% in India? That is the biggest problem, because आपके पास कैश फ्लो तो नहीं है ना। आप सारी दुनिया बाहर की, तो दुनिया को तो अपनी प्रॉब्लम पड़ी हुई है अगले 2 साल। देखिए ना, हम कहते हैं दुनिया वालों आओ इन्वेस्ट करो, लेकिन वहाँ पर तो इस वक्त कोई ऐसा कंट्री नहीं है। आई डोंट सी इवन अमेरिका that they have the funds to go and invest. Even their corporate houses are not ready because they are facing their own problems right in their own countries. डॉक्टर साहब देखें, आपने बड़ी अहम बात की। इस पे जो हम चैट कर रहे हैं, जो कॉरपोरेशन है भारत में ख़ास तौर पर जो बाहर से जा रही हैं, वो भी बहुत सारी गेटिंग रेडी हैं। जैसे एप्पल फ़ोन वालों ने काम शुरू किया, लेकिन जो भारत के अपने बिजनेसमैन और भारत के जो अपने टाइकॉन्स हैं वो इतने बड़े बड़े हैं कि वो कारोबार में वो इंसेंटिव से चलती हैं सारी कॉरपोरेशंस, और कोई रास्ता ही नहीं है। आप किसी को वो हुब्बुल वतनी के नाम पे भी नहीं कन्विंस कर सकते। फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, पेट्रोटिज्म भी कारोबार में इतना नहीं चलता, ज़्यादा चलता है इंसेंटिव का काम एंड प्रॉफिट। इंसेंटिव प्रॉफिट से जुड़ा हुआ, ठीक है ना जी, कि भाई चूँकि कारोबार सर जी नाम ही इंसेंटिव का है, जब तक उनको इंसेंटिव नहीं होगा वो अपने मुल्क में नहीं लगाएंगे। आप देख लीजिए कनाडा, अमेरिका, यूरोप में भारतीय बिजनेसमैनों के बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स इन्वेस्ट हुआ हुआ, बिल्कुल लगा हुआ है, ठीक है। और वो उनके बिजनेसेस भारत में भी हैं, सिर्फ उनको इंसेंटिव और चाहिए वहाँ पे। अब जो बाहर से जो लोग हैं, आपने कहा अभी तक नहीं हो रहा कुछ, मुझे ये लगता है कि ये तब्दीलियाँ डॉक्टर साहब ये बड़े ही धीरे धीरे आती हैं, लेकिन आइंदा मुझे लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ या मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे कुछ चेंजेस। देखिए, ये आप जब बात कहते हैं ना कि चेंजेस एकदम नहीं आती जी, ये मैं ऐसे टोटल डिसएग्री करता हूँ। हमारे सामने जापान, कोरिया जी, इंडोनेशिया, वियतनाम, हाँ जी, यूरोप सारा डिस्ट्रक्शन हो गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। हाउ दे केम आउट, राइट। रीज़न ये है कि लोगों में भी ये एक पेट्रियोटिक जो है सेंस ज़रूर होनी चाहिए, वो चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक पेट्रियोटिक सेंस जो होती है वो वहाँ पर ज़्यादा काम लेके आती है। वो वहाँ पर उनके दिमाग में होता है कि हम पे अपने कंट्री को भी बनाना। इंडिया इज़ नॉट ए स्मॉल मार्केट। देखिए, सारा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को मिलाकर, हाँ जी, उससे ज़्यादा हिंदुस्तान की खुद अपनी मार्केट है। तो वाई कांट यू इन्वेस्ट राइट देयर? उसके लिए आपने कहा कि इंसेंटिव 2 किस्म के होते हैं कॉर्पोरेट वालों को। एक इंसेंटिव होते हैं लेबर रिफॉर्म्स, राइट, हाँ जी, और एक इंसेंटिव होते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, राइट। अच्छा, आपने कहा अगले साल के मिडल तक। मैं इसलिए इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि कोविड-19 का इफेक्ट जो है वो इन कंट्रीज के ऊपर जिन्होंने इन्वेस्ट वहाँ जाके करना है उनके ऊपर बहुत पड़ा हुआ है। हाँ जी, जापान ने 120 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट साइन किए थे। क्यों नहीं वो इन्वेस्ट कर सके? क्योंकि जापान खुद इस वक्त बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से जा रहा है। उनकी अपनी जो जीडीपी है वो इंस्टेड ऑफ बढ़ने के वो डाउन हो रही है।
सारा यूरोप इस वक्त आपको पता सफ़र हो रहा है। नॉर्थ अमेरिका में आप देख लीजिए कि कितना डाउन चला गया अमेरिका के जो कॉरपोरेशंस और यहाँ की। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक कोविड-19 का इफेक्ट नहीं ख़त्म हो जाता, और सेकेंडली जो मैंने आपको कहा कि इंसेंटिव दो किस्म के, एक हमेशा लेबर इंसेंटिव कॉरपोरेट वाले चाहते हैं, और एक जो इंसेंटिव होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए हिंदुस्तान में आज भी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कमी है। हिंदुस्तान में आज भी हाईवेज ठीक है बहुत बढ़िया बन रहे हैं, लेकिन इट इज़ टेकिंग सो मच लॉन्ग। जो हाईवे 2 साल में बनना चाहिए वहाँ पर 8 से 10 साल लग रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम अदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं कॉरपोरेशंस की वो पूरी जो है गवर्नमेंट को करनी चाहिए। इसकी तरफ उन्होंने ध्यान तो दिया, लेकिन मैं समझता हूँ और ज़ोर से उनको ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं। यहाँ पे हेमंत धरीवाल जी का क्वेश्चन है कि क्या ये क्वाड रियल है और लॉन्ग टर्म है। ये क्वेश्चन अभी हम होल्ड करते हैं हेमंत जी, आपको 2 मिनट बस का जवाब देंगे, हम क्वाड पे आने वाले हैं। उससे पहले राहुल शर्मा भाई जो हमारे दोस्त कनाडा में ही रहते हैं, ये हर शो को बाकायदगी से देखते हैं और हमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं, और इसके साथ साथ बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी डालते हैं। इनके क्वेश्चन को चूँकि अभी बातचीत चल रही है, यही तो मैं इसको अपनी सुपर चैट में लेना चाह रहा हूँ। डज द ग्लोबल इमेज ऑफ मोदी जी impact the mind of foreign investors, and has it been hampered by media projecting him as a flag bearer of हिंदुत्व? देखिए राहुल जी, पहले मैं इस पर बड़ी ही शॉर्ट सी कमेंट्री करूँगा। बात यह है कि बिल्कुल मोदी जी के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ। तमाम फॉरेन जो लीडर्स हैं एक्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान, वो मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन वो जो हिंदुत्व का फैक्टर है वो यहाँ के मीडिया, लेफ्ट विंग के लोग और पाकिस्तान की मदद से वो काफ़ी उछाला जा रहा है। मैं हिंदुत्व को अब हिंदुत्व की टर्मिनोलॉजी को गलत तरीके से लेफ्ट के मीडिया ने बना दिया। मेरे नज़दीक हिंदुत्व और हिंदुज़म में कोई फ़र्क नहीं है, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। तो ये इम्पैक्ट बिजनेसमैन के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि बिजनेसमैन जो है उसको पता ही है कि भारत बहुत बड़ी मंडी है। सिर्फ भारत बहुत बड़ी मंडी नहीं है, अभी आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो बात सुनी, डेमोक्रेसी का जो वहाँ पे फैक्टर है वो भी बड़ा स्ट्रांग है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड को सूट करता है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि चाइना में जो हमने पैसा लगाया था वो हमारे वैल्यूज से कॉन्ट्राडिक्ट वाली सोसाइटी है, मगर चूंकि चाइना में जो पैसा लगा है इससे इनको फ़ायदा होता था कारोबार का, तो कारोबार का फ़ायदा जहाँ से हो वो लेते हैं, या कॉरपोरेशन हो, बिजनेसमैन हो। तो मेरा ख्याल है कि ये फैक्टर्स ज़रूर हैं जो आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये इसके जवाब मैं वही डॉक्टर साहब से भी कहूँगा, आपसे कहूँगा कि बहुत आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। इससे पहले कि हम बातचीत को जारी रखें, मैं एक बार और याद दिलाना चाहता हूँ। हाँ, एक मिनट जी मैं दिला देता हूँ। हमें आप प्लीज़ हेल्प करिए, paypal.me पे जाके #टैग TV इंटरनेशनल पे आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही, क्योंकि आप जानते हो कि ये टैग टीवी का जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मदद से चलता है, और जितनी लोग आप मदद करते रहेंगे उस तरीके से चलता रहेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुत्व जी। इन्होंने कहा कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में कोई फ़र्क नहीं, यस, बट जो हिंदुस्तान के चैनल हैं, जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा देखते हैं कि वहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर है या नहीं। पीसफुल एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। और वहाँ के, आप यहाँ के तो चैनल छोड़िए, वहाँ के जो चैनल्स हैं जी, वो भी इस किस्म का एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर रहे। वो भी एक किस्म का हिंदुइज्म का नाम ही लेके आगे जो है वो अपने चैनलों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको चलाना चाहिए डेमोक्रेसी के नाम पर, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर जी, और वहाँ पर किस तरीके से इन्वेस्टर आ सकते हैं। अगर आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दो जिसमें फियर, इसको कहते हैं फियर साइकोसिस, फियर साइकोसिस से कभी इन्वेस्टर नहीं आता, क्योंकि उनके पास और बहुत प्लेसेस हैं टू इन्वेस्ट। हिंदुस्तान इज़ द बिगेस्ट मंडी आफ्टर चाइना, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है वो ठीक होना चाहिए, और वहाँ पर ये कभी भी किसी के दिमाग में नहीं आनी चाहिए, खास करके इन्वेस्टर में। इस पे आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टर है वो देखता है कि वहाँ की सोसाइटी में अनरेस्ट तो नहीं है, वहाँ की जो स्टेट्स हैं। देखिए हिंदुस्तान इज़ नॉट जस्ट दिल्ली और यूपी और मध्य प्रदेश,
हिंदुस्तान कंसिस्ट ऑफ 29 स्टेट्स, और उसमें जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनका जो एटमॉस्फेयर है, उनका जो पॉलिटिकल लीनिंग है काफ़ी में अलग है। तो उस तरीके को किस तरीके से सारे को जोड़ के एक इन्वेस्टमेंट का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम के ऊपर। डॉक्टर साहब, बातचीत हम कर रहे हैं, थोड़ी सी इसको हम फास्ट पेस में लेके जाएंगे क्योंकि फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। जो हमने क्यू शीट आज के सुपर चैट लाइव में आपके लिए तैयार की, भारत के हवाले से ख़ास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर की। हमने पाकिस्तान के मसले पे भी बात एजेंडे में रखी हुई है, और जो माइक पॉम्पियो ने कहा है क्वाड की मीटिंग में, अभी ये सवाल भी आया था कि क्या क्वाड रियल है, तो मैं उस पर भी बातचीत को छेड़ना चाहता हूँ। उससे पहले एक बार फिर आपको याद करा दूं कि हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 12:30 PM टोरंटो, न्यूयॉर्क, DC टाइम पर हम अपना ये सुपर चैट लेकर आते हैं, और इस वक्त मैं देख रहा हूँ 1000 के करीब साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव पे। बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं। IPL का मैच भी चल रहा है, वी अंडरस्टैंड इट, और आप कंट्रीब्यूट हर फॉर्म में कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं और डॉक्टर साहब आपको बार बार याद दिलाते हैं आपकी जो कंट्रीब्यूशन है paypal.me/tagtv इंटरनेशनल पर आप 24/7 कर सकते हैं। मैं इस वक्त हमारे जो प्रोड्यूसर हैं शिवम लखनपाल जी से कहूँगा कि हमने जो क्यू बनाया हुआ है अपना, उसमें हमने मोदी जी से बातचीत करने के बाद हम बातचीत पाकिस्तान पे करना चाह रहे थे, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें तब्दीली करते हैं। हम माइक पॉम्पियो का आपको एक छोटा सा दिखाते हैं, इसके बाद हम पाकिस्तान पर आएंगे। माइक पॉम्पियो ने क्वाड में क्या कहा, वो जो एक पीछे क्वेश्चन आया है उसको मैं और डॉक्टर साहब थोड़ा थोड़ा एड्रेस करेंगे और आपकी भी राय लेंगे। और पहली राय लेते हैं अहमद साहब की, जो उन्होंने कहा कि क्या ये रियल है या नहीं है। तो शिवम भाई वो हमें दिखा दें, माइक पॉम्पियो का छोटा सा वीडियो क्लिप है। When we met now last year, the landscape was very different. We couldn't have imagined a pandemic that came from Wuhan. That crisis was made infinitely worse by the Chinese Communist Party's cover-up. As partners in this quad, it is more critical now than ever that we collaborate to protect our people and partners from the CCP's exploitation, corruption, and coercion. तो खुल के बात की, और ये ऐसा क्वाड का सेशन हुआ जिस पर चाइना को बहुत कंसर्न था। चाइना के मीडिया ने बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया और कहा, खुले लफ्ज़ों में कहा कि ये हमें काउंटर करने का एक नेफेरियस किस्म का एजेंडा है। बिल्कुल है, चाइना को काउंटर करना है, इसलिए कि चाइना का जो एम्बिशन इसमें चल रहा है वो कोई डेमोक्रेटिक नहीं है, वो बड़ा ही हेजमोनियस किस्म का है, और उसमें खुल के बातें हुई। अगरचे क्वाड मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए, उनके एजेंडे का पूरा पता हमें अब तक नहीं चला। बहुत कम वीडियो क्लिप सामने आए हैं, और ये एक जो मुख्तसर वीडियो क्लिप हमने आपको दिखाया, इससे आपको अंदाज़ा होता है वो जो हेमंत जी का सवाल था पीछे जिसको मैंने होल्ड ऑन किया था, वो इसका जवाब इस वीडियो क्लिप में है, जिसमें उन्होंने ये पूछा कि क्या क्वाड रियल है, लॉन्ग टर्म है। बिल्कुल ये रियल है और लॉन्ग टर्म है। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है ना, 2007 और 2008 में शुरू हुआ जी था। बिल्कुल जी, और जब अप्रैल 2018 में पंपई साहब आए, उनको फिर उस वक्त ये ख्याल हुआ कि भाई ये इसको बहुत आगे लेके जाना चाहिए। अब मैं इसको ना सेकंड नाम आप एशियन नेटो भी कह सकते हो जी, एशिया नेटो भी कह सकते हो। लेकिन ये जो कंट्रीज़ हैं 4-5, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उस रीजन में, और मैं समझता हूँ कि इसके बीच में आने वाले टाइम में साउथ कोरिया को भी ज़रूर शामिल करना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ कोरिया आल्सो इज अनदर पावर। इनफॉर्मली है साउथ कोरिया, फॉर्मली नहीं है, लेकिन इनफॉर्मली है। फॉर्मली भी उसको लेके आना चाहिए। ये अब जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में एक बात तो पक्की हो गई कि जो चाइना का रोल है दुनिया में, वो एंटी वर्ल्ड, एंटी नेशनल और एंटी पीपल है। वो चाइना का नहीं है, अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहना चाहिए। वही है। बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो इसको रूल कर रही है। इसको ज़्यादा लंबा ना देते हुए इतना ही कहूँगा कि आई थिंक आने वाले टाइम के ऊपर चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, इंडिया में और अमेरिका में, ये जो है ये परमानेंट अब फीचर बन चुका हुआ है, क्योंकि हर पॉलिटिशियन को अमेरिका में अब ये पता है कि चाइना इज़ द बिगेस्ट डेंजर। अब और कोई बड़ा डेंजर नहीं रहा।
हाँ जी, वो रशिया का नाम ख़त्म हो गया, अब चाइना इज़ द बिगेस्ट डेंजर। और चाइना ये कह रहा है कि ये एंटी चाइना फ्रंट लाइन जो आप क्रिएट कर रहे हो इसको हम फेल कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में इतनी थिंकिंग है, इतनी पावर भी है कि वो इसको फेल कर सकें। हाँ ठीक है, पाकिस्तान को जेब में डालकर वो काम करते रहे, दैट्स फाइन। पाकिस्तान का डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया, तो पाकिस्तान कितना चीन की जेब में है या चीन पाकिस्तान की जेब में कितना है, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान में व्यूअर्स आप देख रहे हैं इस वक्त बहुत सारी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में तब्दीलियाँ ये है कि नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं, वो किसी वक्त भी एक्टिव हो सकते थे। अगर अब एक्टिव हो रहे हैं तो उसकी क्या मानी है। मैंने डॉक्टर साहब ने पिछले शो में भी और मैंने अपने कई शोज़ में इस बात का खुल के इजहार किया कि नवाज शरीफ का जो अब एक्टिव होना है उसके पीछे वही शेर है जो मैं बार बार पढ़ता हूँ, तेरे लहजे में जो अब रद्दो बदल लगता है, इसके पीछे कोई सरगर्म अमल लगता है। तो नवाज शरीफ की सिचुएशन क्या है, मैं थोड़ी सी कमेंट्री करूंगा, फिर डॉक्टर साहब को अपनी चैट में शामिल करूंगा। मैं चाहता हूं एक बहुत ही टाइनी सा क्लिप देखिए नवाज शरीफ के हवाले से। मुझे समझ नहीं आती, इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए और खोदा पहाड़ और निकल रहा है चूहा। 10 दिन पहले नवाज शरीफ की अरसा दराज के बाद एक तकरीर आई थी जो उन्होंने पाकिस्तान के अपोजिशन को एलायंस के साथ बातचीत करते हुए पाकिस्तान आर्मी के काफ़ी लत्ते लिए थे, ISI का नाम लेकर लत्ते लिए थे। कल की ये जो तकरीर है जिसमें से एक बहुत टाइनी सा क्लिप आपके साथ शेयर किया मैंने, इसको तकरीबन ये 1 घंटा 14 मिनट की तकरीर थी। जब मैंने कल सुनी तो मुझे थोड़ा सा इसमें टोन चेंज हुई और वही जो मैंने इस पे तबसरा किया था तब भी 10-12 दिन पहले कि इस नवाज शरीफ ऐसे नहीं बोल रहे, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर भी इनके पीछे हैं, चाइना भी इनके पीछे है, सऊदी अरब भी पीछे है और आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के भी कुछ ग्रोह इनके पीछे हैं। कल की तकरीर में इनकी जो बातचीत थी वो बड़ी धीमी हो चुकी थी और इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के वो लत्ते नहीं लिए जो 10-12 दिन पहले लिए। सिर्फ इतना कहा कि पाकिस्तान आर्मी के वो जर्नल जो आइन को तोड़ते हैं हम उन के साथ नहीं है, लेकिन जनरली ये इमरान खान को उठा फेंकने की बात थी। इमरान खान ने आज ही कहा है इस पे करते हुए बातचीत कि ये जो ISI का नाम ले रहे हैं ये कोई गलत बात है, मेरी अगर कोई चोरी होगी तो ISI को पता होगा। मैं फवाद चौधरी का इंटरव्यू, पाकिस्तान के एक सीनियर मिनिस्टर हैं और इमरान खान के बहुत करीबी साथी हैं, उनका एक इंटरव्यू अल जज़ीरा में कल देख रहा था आयशा सदीका के साथ, और उसमें उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ जो कुछ कर रहे हैं वो किसी की इमा पर है और ज़्यादातर भारत की इमा पर है। लेकिन कल की जो टोन डॉक्टर साहब चेंज हुई है नवाज शरीफ की, उस टोन की तब्दीली में मुझे ये लगा कि नवाज शरीफ ये इंप्रेशन कौम को देना चाह रहे हैं कि मैं अल्ताफ़ हुसैन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की आर्मी का बहुत ही सज्जन हूँ और बस ये अब ये तब्दीलियाँ होंगी और तब्दीलियाँ तो होंगी पाकिस्तान में। आपको कैसे महसूस होता है डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो मैं नवाज शरीफ साहब को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि एक टाइम था जब ये समझा जाता था कि ये शायद 1-2 महीने ही और रहेंगे। तो मुझे लगता है देख के कि उनकी सेहत जो है वो हेल्थ बहुत अच्छी आगे से काफ़ी बेहतर है। आपने कहा 1-2 महीने और रहेंगे, वो इमरान खान ने पिछली तकरीर पे कहा कि इमरान खान, आई एम सॉरी टू से, एक बदतमीज़ आदमी है बेसिकली। तो उसने बदतमीज़ लैंग्वेज में कहा कि ये शख्स कहता था कि मैं मरने वाला हूँ, इसके अजीज़ों कारब कहते थे, तो हमने सोचा ये मरने वाला बाहर जाने थे। हालांकि जब वो नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, ये इमरान खान ने कोई एहसान नहीं किया था, ये भी चीन और वेस्टर्न वर्ल्ड और सऊदी अरब की सिफारिश पे ही गए थे। आपने बात की कि इमरान खान साहब ने बात की है, मैंने उनकी ना वो जो उन्होंने आज की तारीख में ही है, उन्होंने जो आज बयान दिया उसको ज़रा मैंने गौर से देखा और पढ़ा। उन्होंने उसमें बड़ा क्लियर कहा, अल्ताफ़ हुसैन को उन्होंने नाम लिया जी, उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन और नवाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने एक बात बहुत जो मुझे इंटरेस्टिंग सी लगी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कह दी लेकिन कभी उनको सामना करना पड़े तो शायद वो कभी ना कर सके। उन्होंने कहा कि जब ISI का एक जनरल इनके पास गया था कि अब आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए हैं, तो अगर मेरे पास कोई ऐसा ISI का जनरल आ जाए तो मैं उसको उसी वक्त फायर कर दूं और आर्मी चीफ को भी फायर कर दूं। अच्छा, ये बात मुझे बड़ी एक हंसनी लगी जी। दूसरी, उन्होंने ये कहा कि ISI और आर्मी के नाम ये लेते हैं
लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये पंजाब नहीं है, ये आर्मी को और ISI को पंजाब की पुलिस की तरह बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब ये टसल जो है ना, ये इमरान खान और नवाज़ के बीच डायरेक्ट शुरू हो गई। तो क्लियरली है कि नवाज शरीफ जो है 10 महीने के बाद ऐसे नहीं बोले। आपकी बात सही है कि पीछे कोई ना कोई हाथ है, और जब उन्होंने पहली तकरीर दी 10 दिन पहले, उसके बाद फिर जो उनके पीछे हाथ है उन्होंने कहा होगा कि अब इसको थोड़ा सा ऐसे बदल लो, ठीक, और वो बदल के सामने आई है। आपको याद है आगे भी मुशर्रफ साहब ने इनको बाहर निकाल दिया था और फिर हाथ जोड़ के वापस लाए थे। तो लगता आने वाले 6 महीने में देखते हैं पंजाब की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या बनती है, आपको ज़्यादा पता है। देखिए जी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या बनती है उसका हमें डॉक्टर साहब पता भी है, इस वक्त भी पता है कि क्या बनती है। सिर्फ हमने वो तब्दीलियां देखनी है, और हम शुक्रगुजार हैं उन सब साथियों के जो हमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। राजेश मूसा जी का क्वेश्चन है, वाई पाकिस्तानी पीपल शो सच हेट्रेड अगेंस्ट मिस्टर शरीफ द 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बहुत ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है राजेश भाई, इसका मैं ही सिर्फ आपको एड्रेस करता हूँ। सिंपल सी बात है कि एक नैरेटिव पाकिस्तान में ऐसा बिल्ट हुआ है कि अगर नवाज शरीफ आ गया तो करप्शन हो जाएगी और भारत के साथ तल्लुकात हो जाएंगे। ये नैरेटिव है, लोग हेट नहीं करते। पाकिस्तान का पंजाब जो प्रोविंस है उसकी मेजॉरिटी नवाज शरीफ के साथ है, लेकिन मीडिया जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में है, और एस्टैब्लिशमेंट भी धीरे धीरे चेंज हो रही है, चूँकि इमरान खान का फेलियर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को चेंज करने पे मजबूर कर रहा है। लेकिन वो जो एक हाथी सोया हुआ होता है उसका करवट बदलना बहुत मुश्किल होता है, तो अब ये नैरेटिव चेंज होने में वक्त लगेगा। आप हमें टैग टीवी के पेपाल अकाउंट पे paypal.me/tagtv इंटरनेशनल पर 24/7 आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नील पाटेल भाई ने हमें यहाँ पे डोनेट किया है सुपर चैट में $5, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। सभी साथी कर रहे हैं, हम सब के शुक्रगुजार हैं। अब हम थोड़ा आते हैं, आपके क्वेश्चंस भी ले रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे हैं। अब आखिर में हमारा एजेंडा जो है वो US इलेक्शन है। जब तक US इलेक्शन नहीं हो जाते, मैं तो ये कहूँगा कि US इलेक्शन हो जाने के बाद भी उसके जो आफ्टर मैथ होंगे वो भी मेरा ख्याल है अगले 4 साल तक हम डिस्कस करते रहेंगे, जब तक अगला इलेक्शन नहीं आएगा। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि कोविड-19 के पॉजिटिव टेस्ट हो जाने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप फिर हट्टे कट्टे होके अपरेंटली आ गए हैं, उनके वीडियो भी सामने आ रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी 2 रोज़ पहले डिबेट हुई माइक पेंस की और कमाला हैरिस की, वो भी इंटरेस्टिंग डिबेट है। क्यों ना हम आपको पहले ये 2 वीडियो क्लिप दिखाएं, 1 बाय 1 दिखाएंगे। एक तो जो डिबेट का एक छोटा सा क्लिप है कि उसमें दोनों के बीच जो फीचर बातें हुई, नंबर 5 यानी टॉप 5 सॉरी, क्या क्या बातें थी। पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, ट्रंप साहब का वीडियो क्लिप हम बाद में दिखाते हैं। Today, 2 of the ISIS killers responsible for Kayla Mueller's murder were brought to justice in the United States. Jihadi John was killed on the battlefield along with the other Beetle. The reality is that when Joe Biden was vice president, we had an opportunity. When President Trump and I took office, America had gone through the slowest economic recovery since the Great Depression. So when Joe Biden was vice president, they tried to tax and spend and regulate and bail our way back to a growing economy. I'd love to respond. Look, lost the trade war with China. Joe Biden never fought it. Joe Biden has been a cheerleader for communist China through over the last several decades. And again, Senator Harris, you're entitled to your opinion. You're not entitled to your own facts. We literally have spared no expense to help the American people and the American worker through this. Joe Biden and Kamala Harris want to raise taxes. They want to bury our economy under a $2 trillion Green New Deal, which you were one of the original co-sponsors of in the United States Senate. Once again, gave a non-answer. Joe Biden gave a non-answer. Trying to answer you now. The American people deserve a straight answer. And if you haven't figured it out yet, the straight answer is they are going to pack the Supreme Court if they somehow win this election. Men and women, I got to tell you, people across this country, if you cherish our Supreme Court, if you cherish the separation of powers, you need to reject the Biden-Harris ticket. Come November the 3rd, re-elect President Donald Trump, and we'll stand by that separation of powers in a 9-seat Supreme Court.
वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स की ये जो डिबेट हुई, इसको हम जोड़ेंगे। ट्रम्प साहब ने अभी कल ही कहा है कि वो अब सीनियर हो गए हैं, तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, फिर मैं और डॉक्टर साहब इकट्ठा आएंगे। ये हमारी क्यू की आखिरी वीडियो है, देख लीजिए ट्रम्प साहब क्या कहते हैं। So, to my favorite people in the world, the seniors. I'm a senior. I know you don't know that. Nobody knows that. Maybe you don't have to tell them, but I'm a senior. We are making tremendous progress with this horrible disease that was sent over by China. China will pay a big price for what they did to the world and to us. But we have medicines right now, and I call them a cure. I went into the hospital a week ago. I was very sick. And I took this medicine, and it was incredible. It was incredible. I could have walked out the following day, sooner. It was incredible the impact it had. And we're going to make that and others that are similar to it, almost identical, we're going to make them available immediately. We have an emergency use authorization that I want to get signed immediately. The FDA has moved at a level that they've never moved before. Things that would take 2, 3, 4 years are taking a matter of weeks or even sooner than that. And that's because of me. We're taking care of our seniors. You're not vulnerable, but they like to say the vulnerable, but you're the least vulnerable. But for this one thing, you are vulnerable, and so am I. But I want you to get the same care that I got. I got incredible care at Walter Reed, incredible doctors, and this medicine in particular, one medicine was unbelievable. You're going to get the same medicine. You're going to get it free, no charge. And we're going to get it to you soon. And the nice part is it's made by a number of companies. It's totally safe, but it's powerful against this disease. So we're going to get it out to you. We're going to take care of our seniors, all free. And I just want to thank you. तो आपने दो वीडियो देखी, ये दोनों जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। कोविड-19 पूरी दुनिया का मसला है, मगर अमेरिका के इलेक्शन में ये काफ़ी बड़ा मसला है। डॉक्टर साहब, सदर ट्रंप को ठीक है वो रिकवर हो रहे हैं, हमारी भी दुआएं उनके साथ हैं, सभी जो कोविड-19 का शिकार हैं सबके साथ दुआएं हैं, लेकिन उनको वैसे ये एहसास हो गया कि वो सीनियर हो गए हैं सिर्फ कोविड के एक ही हमले से। पहली बात ये, चूँकि उन्होंने अभी 3 दिन पहले ये कहा था कि मिलानिया जो हैं उनकी बेगम वो टाइनी छोटी सी हैं, उनसे कुछ ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन आज उनको एहसास हो गया कि सीनियर हो गए। मैं वैसे सदर ट्रंप का तमाम तर उनके इंटरेस्टिंग या सम टाइम वो फ़नी बातें करते हैं के बावजूद मेरे पास चूँकि चॉइस नहीं है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, तो इसलिए मैं उनका सपोर्टर हूँ। ये मैं अपनी पोजीशन ज़रूर क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन ये बताइए, डिबेट की आपने क्लिप देखा, सदर ट्रंप की बात देखी, अमेरिका के इलेक्शन किस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं आपकी नज़र? मैंने ये 12वीं डिबेट जो है सुनी थी। मैं पिछले 1964 से लगातार डिबेट्स को वॉच कर रहा हूँ। 60 की मैंने बाद में वॉच की। मैं ये समझता हूँ कि आपने ना बहुत अच्छा काम नहीं किया था एक साइड को देकर। आपको चाहिए था कमाला हैरिस की भी 4-5 आप क्लिप्स देते। आपने सिर्फ एक ही साइड दिया, विच इज़ रॉन्ग। दैट्स नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर ये हारेंगे तो ये अपनी गलतियों से हारेंगे, और लगता यह है कि ये इलेक्शन को हार रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन लोग डेमोक्रेसी के कत्ल को नहीं देख सकते। पिछले 250 साल से वो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। इनका एक सेनेटर माइक ली है, उसने जब बयान दिया कि डेमोक्रेसी इजंट द ऑब्जेक्टिव, लिबर्टी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आर, वी वांट द ह्यूमन कंडीशन टू फ्लरिश, रैंक डेमोक्रेसी कैन थॉट दैट। आप चाहे ट्रंप को पसंद करें ना करें, दैट्स योर चॉइस, लेकिन इलेक्शन वहाँ पर लोगों ने जताना है। अगर आज इलेक्शन जो है वो बाइडेन जीतेगा तो वो डिफ़ॉल्ट में इलेक्शन जीतेगा, क्योंकि इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं साइंस और डॉक्टरों की एडवाइस के अगेंस्ट जाके मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को नाराज़ किया। गोरा साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि 40% जो लोग हैं वो पक्के डेमोक्रेट्स हैं और 40% जो हैं वो पक्के रिपब्लिकन्स हैं। जो 20% इंडिपेंडेंट होते हैं उनसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता जाता है। और वो जो 20% है, जिस ढंग से ये साइंस को कहते हैं कि साइंस को कुछ नहीं पता, डॉक्टर्स की एडवाइस को ना मानते हुए और कोविड-19 की सीवियरिटी को ना मानते हुए, हाँ जी, और मास्क को रिजेक्ट करते हुए, मेरा ख्याल है कि वो जो 20% में से जो पिछली बार इनको
जी 16% पढ़े थे, इस बार वो ये उसको खो रहे हैं। और आने वाला जो टाइम है उसमें देखेंगे, इलेक्शन का रिज़ल्ट 3 नवंबर को नहीं आना, ये बात पक्की है। इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा 8, 10, 15 दिन के बाद, रियल रिज़ल्ट है, जैसे कि बुश के टाइम पर हुआ था। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो 20% इंडिपेंडेंट है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम ये जो इस वक्त पेंस और ट्रंप साहब हैं उनको खो रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर प्लीज़, चाहे आप ट्रंप को पसंद करें, लेकिन हमें दूसरी साइड की भी 3-4 क्लिप्स जो है वो ज़रूर दिखानी चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए, जब ये हम क्लिप बनाते हैं सम टाइम हम बहुत हरी में होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा ही लेबोरियस काम है, इट्स नॉट एज ईजी। दूसरा, पर्सनली मैं अपनी पोजीशन भी लेता हूँ। पेंस जो भी बातें कर रहे थे मैं उस पर क्लियर होता हूँ, जैसे आपने अपनी पोजीशन ली है। पेंस ने जो बातें की सॉफ्ट स्पोकन थे और वजन था। अभी मैं समझता हूँ कि पेंस भारी बातें कर सकते थे, वो भूल गए। कमाला हैरिस कभी भी मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकी अपने बहुत ही एक्सट्रीम लेफ्ट कंफ्यूज और फोनी वजह से, ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है ना जी। लेकिन मैं यहाँ पे इस बात को, अब हम क्वेश्चन लेंगे, ज़रूर क्लोज करूँगा डॉक्टर साहब। इलेक्शन के रिजल्ट्स जो आते हैं, आपकी राय ये है कि लगता है कि ये हारेंगे, मेरी राय ये है कि लगता है ये जीतेंगे, ठीक है। मुकाबला टाइट है। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दोनों बातें अपने व्यूअर्स के लिए, जब रिजल्ट्स आएंगे फिर हम बात करेंगे। तो देखिए जी, बहुत सारे क्वेश्चन है। अविनाश भाई हर बार हमें क्वेश्चन भेजते हैं। इस साल के नोबेल पीस प्राइज पर आपकी एक्सपर्ट होने दीजिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के दीजिए कि बजाय इस बार का नोबेल किसको WFO को दिया गया जी। क्या ट्रंप ऐसे प्रेसिडेंट होंगे जिन्हें नोबेल नहीं मिलेगा? मेरे हिसाब से ट्रंप साहब नोबेल पीस प्राइज डिजर्व ही नहीं करते जी, क्योंकि ट्रंप साहब का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स और जिस तरीके से उन्होंने अपने साथियों को नाराज़ किया, खास करके सारे नाटो के जितने भी साथी हैं उनको नाराज़ किया। आप अपने ही प्यारे दोस्त मित्रों को नाराज़ करके नहीं दुनिया में आगे अपनी पोजीशन को बढ़ा सकते हैं। आप अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नोबेल पीस प्राइज़ सिर्फ अपनी कंट्री की वजह से नहीं मिलता। और ये नोबेल पीस प्राइज़ जो था, ये इसलिए उनका नाम नॉमिनेट किया गया था ताकि वो जो उन्होंने इज़राइल का अरब कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप बढ़ाया, उसकी वजह से उनका नाम जो था वहाँ पर गया था। लेकिन जो इस वक्त प्राइज़ मिला है, मैं समझता हूँ कि UFO को, वो लोगों ने 97 मिलियन लोगों को पिछले साल, कभी आप ना ये बड़े लीडरों से बाहर निकलिए जितने हमारे दर्शक हैं, कभी देखिए अफ्रीका की हालत को, किस तरीके से कैसे कैसे इलाकों में जाके उन्होंने वहाँ पर फूड पहुँचाई है। 97 मिलियन लोगों को उन्होंने फूड पहुंचाई है। और मैं हैरान हूँ कि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑफिस होते हैं, या तो स्विट्ज़रलैंड में होते हैं, या न्यूयॉर्क में होते हैं, या किसी और बड़ी हेग में होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मतलब WFO है जिसका बेस रोम में है, ठीक है, ये रोम बेस्ड है। तो मैं समझता हूँ कि प्राइज़ तो किसी को भी मिल सकता है। हाँ, बड़े बड़े लोगों को, ऐसे लोगों को मिला पास्ट में, लेकिन यस, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप साहब जो है वो कभी भी जो नोबेल पीस प्राइज़ देने वाले हैं वो इतना काम करेंगे कि इनको प्राइज़ दे दें। लेकिन आने वाले टाइम पे अगर ये जीत जाते हैं और कुछ ऐसे काम कर देते हैं, नोबेल पीस प्राइज कैन बी गिवन टू एनीवन। डॉक्टर साहब, आप 2-3 मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, मैं अपनी राय दूंगा। आपने एक तो कहा कि कभी नहीं मिलना चाहिए, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, मैं उससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। पहली बात ये, नोबेल पीस प्राइज मिला ओबामा को, जब वो बम फेंक रहा था, ड्रोन धमके कर रहा था, तो मिल गया उसको। उस लड़की को मिला जिसके लिए हमने आवाज़ उठाई, मलाला यूसुफजई को। वो सबसे पहले कश्मीर में हिंदू पंडितों के खिलाफ बात करती है। पाकिस्तान में जो हिंदू क्रिश्चियंस और सिख बच्चियों के साथ जो जुल्म होता है, उसने कभी उस पर बात ही नहीं की, कभी उसने बात नहीं की, और वो नोबेल पीस प्राइज लेके। तो इसका डॉक्टर साहब कोई क्राइटेरिया नहीं। मैं आपको एक बात मैंने इसलिए कहा कि नोबेल पीस प्राइज किसी को भी मिल सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन वो तो फिर आप खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना अपने आप को। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नोबेल पीस प्राइज जो देने वाले हैं, मेरे हिसाब से ट्रंप साहब को नहीं मिलेगा, लेकिन जो वो देने वाले हैं उनका कुछ पता ही नहीं किसको दे देते हैं नोबेल पीस प्राइज। मैं अपनी राय देता हूँ, ट्रंप साहब को शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल करेक्टनेस आई हुई है इदारों में, ये कभी भी नहीं देंगे। सलमान रुश्दी को
मैं लिख के देने को तैयार हूँ, कभी नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर, क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो गया ना, वो नहीं मिलेगा, बस ख़त्म बात। ठीक है, ट्रम्प साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसे अच्छे काम अभी भी कर दिए हैं। UAE या अरब वर्ल्ड की इसराइल से जो दोस्ती है, ये कुछ छोटी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। नॉर्थ कोरिया को जिस तरह काम डाउन किया है, ये कुछ छोटी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको नहीं मिल सकेगा क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल बहुत हो चुके हैं। मेरा ख्याल है अब डॉक्टर साहब बहुत ही कम समय रह गया हमारे पास, अब क्वेश्चन ही लेते हैं जी। यहाँ पर एक सवाल है कि एनी आइडिया वाई ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड सम कंट्रीज आर अगेंस्ट इंडियाज इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस पॉलिसीज एंड आल्सो जेलस ऑफ इंडियाज मार्च टूवर्ड्स बिकमिंग वर्ल्ड पावर 3, बेस्ट विशेस डिटेक्टिव। देखिए महिर जी, एक बहुत ही कमाल का शो है, कल का देखिएगा। इसी मसले पे मैंने और तारिक फतह ने बात की है कि ये जो वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये खुद पार्टीज बन जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर टूवर्ड्स लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी, कोई इश्यू नहीं है। मैं राइट लीनिंग आइडियोलॉजी की तरफ जा चुका हूँ एक रिएक्शन की वजह से, क्योंकि लेफ्ट लीनिंग ने बहुत सारे गलत काम किए, मुझ पे भी क्रिटिसाइज हो सकता है, लेकिन और होना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब इतने बड़े लेवल के, मैं तो उतने बड़े लेवल का आदमी नहीं हूँ, जब नोबेल लॉरिएट ग्राउंड रियलिटी से हट के अपने पर्सनल आइडियोलॉजी पे बेस करते हुए बात करेंगे, मैं दावे से कहता हूँ बहुत सारे लेफ्ट लीन के जाइंट इकोनॉमिस्ट जो हैं, वो जो बातें कर चुके हैं, वो सारी, उनमें से सारी नहीं तो ज़्यादा गलत साबित हो चुकी हैं। मैं सारा डेटा किसी शो में लेकर आ जाऊँगा। डॉक्टर साहब, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर एक के अपने अपने व्यूज़ होते हैं जी। जी, लेफ़्ट जो है उनके अपने व्यूज़ हैं, जो राइट हैं उनके अपने व्यूज़ हैं। लेफ़्ट जो है वो काफ़ी कई जगह पर यूरोप में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उस वक़्त उनकी बड़ी सख्त ज़रूरत थी, तभी यूरोप जो है वो यूनाइट हो सका है उस वक़्त। लेकिन आने वाला टाइम जो है वो डेफिनेटली मैं ये देखता हूँ कि एक वर्ड जो कम्युनिज्म है वो तो ख़त्म हो चुका है। और अब अगर हम ये कहें कि लोगों को फ्री मेडिकल, लोगों को फ्री एजुकेशन और लोगों को एक मिनिमम जो गारंटी है ऑफ पेमेंट, वो लेफ्टिस्ट आइडिया, तो मैं उसको नहीं मानता। मैं समझता हूँ ये ह्यूमन आइडिया है। ह्यूमन आइडिया और लेफ्टिस्ट आइडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाकी आपने बता ही दिया। जो देखिए, चाहे नोबेल लॉरेट हो चाहे कोई हो, उनके अपने व्यूज़ होते हैं, दूसरों के अपने व्यूज़ होते हैं। तो लेट्स होप कि वर्ल्ड जो है वो एक पीस की तरफ चले। वी वांट पीस, लेकिन चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को कौन कंट्रोल करेगा, कैसे कंट्रोल करेगा, ये सबसे बड़ा आने वाला जो अगले 5-10 का इशू है वो ये है, who will control, how to control Chinese Communist Party। और व्यूअर्स, ये बात भी ज़हन में रखिए, डॉक्टर साहब ने अच्छी बात की, लेफ़्ट और राइट है, ह्यूमनिस्ट हैं, आप इनह्यूमन हैं। मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप रैशनलिस्ट हैं या इरैशनलिस्ट हैं। चूँकि रैशनलिस्ट आप किसी भी ब्लॉक से हों, यू वुड मेक सेंस। अगर आप इरैशनल होंगे तो आप जितनी मर्जी आइडियल बातें करते रहें, वो मेक सेंस नहीं होती। हमारे पास 4-5 और क्वेश्चंस हैं, वो लेने ज़रूरी हैं। और उससे पहले कि मैं सचिन जी के क्वेश्चन की तरफ आऊँ, वो इम्पॉर्टेंट जो बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप हमारे टैग टीवी के पेपॉल अकाउंट पे paypal.me/टैग टीवी इंटरनेशनल पे 24/7 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। इसी तरह हम वाइब्रेंट बातें आपके साथ करते रहें। सचिन जी ने पूछा है, डॉक्टर साहब सिर्फ आप ही इसको एड्रेस कीजिए मुख्तसर लफ्ज़ों में। आज ही पाकिस्तान के फॉरेन डिपार्टमेंट ने इस पर कमेंट दिया है कि हिंदुस्तान के जो एयर चीफ हैं, उन्होंने ये कहा कि हम दोनों फ्रंट के ऊपर हमारी फोर्स जो है वो कैपेबल है, हाँ जी, हम लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं अब एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो आर्मी चीफ होते हैं, चाहे वो एयरफोर्स चीफ हों चाहे नेवी के हों, उन्होंने हमेशा अपने कंट्री को यही बताना है कि येस वी आर कैपेबल। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम के ऊपर आई डोंट सी एनी लड़ाई जैसे कि आप समझते हो कि 2 फ्रंट पे खुलेगी, आई डोंट सी दैट। सो ये क्वेश्चन जो है आपका, मैं इतना ही कहूँगा कि हिंदुस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। कैपेबल है जी। अगला सवाल, टेक एंड हेल्थ टिप्स कोई काउंट है उनकी तरफ से। व्हाई इंडिया स्टिल वेटिंग फॉर टेकिंग बैक POK? व्हाट इज़ योर व्यू इन दिस? आई लाइक टू हेयर फ्रॉम यू। चलिए इसका मैं दे देता हूँ जो कि देखिए, इंडिया इस बात का इंतज़ार कर रहा है। मुझे जो लगता है कि दुनिया की जो स्ट्रेटजीज़ हैं या दुनिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो अगले आने वाले महीनों या करीब के सालों में
कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि अलग से अब कोई भी कंट्री इतने बड़े डिसीजन नहीं कर सकता जब तक स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड ना आए। शिवम भाई, और क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन रह गए हैं, ज़रूर हमें बताइए। जी, नील पाटिल भाई ने आपने कंट्रीब्यूट भी किया, थैंक यू। डू यू थिंक इफ ट्रम्प गेट्स सेकंड टर्म देन यूएस वुड बी मोर अग्रेसिव अगेंस्ट चाइना? इसका बड़ा ही सिंपल जवाब मेरी तरफ से है यस। डॉक्टर साहब? नहीं, मैं समझता हूँ कि ट्रम्प साहब जो है वो चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे और अपनी टर्म के ऊपर वो उसके साथ ट्रेड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रम्प नीड्स चाइनीज़ बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर फार्मर्स। और मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त था, मार्च तक वो बड़े अच्छे फ्रेंड थे, हाँ जी, लेकिन मार्च के बाद जो भी कोविड-19 हुआ सामने आया, मेरे ख्याल में ही विल ट्राई टू इम्प्रूव द रिलेशन विद चाइना ऑन हिज ओन टर्म। मैं ये सिर्फ इतना इजाफा करूँगा कि जनवरी तक ये अच्छे फ्रेंड तो नहीं थे। टैरिफ का आखिरी कुछ इनका एक मसला हुआ था जो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ था, उससे पहले जो ऑन रिकॉर्ड है 1.5 साल से इनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। लेकिन वो ऐसी ही बात है जो मैं और डॉक्टर साहब डिसएग्री कर रहे हैं कि इलेक्शन रिजल्ट्स क्या आएंगे, इसी तरह आपको आगे आगे पता चलेगा कि इनफैक्ट क्या आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब एक बात करूँ, वो शगनी नंबर जो है ना हमारे दोस्त गिरीश कुमार जी और साथी, वो एक नंबर जो होता है ना 501 101, ये सारा चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। ये वैसे ही हमारे हौसले बढ़ाने के लिए नंबर है। हमारे हिंदुस्तान में तो कहते हैं शगुन, पाकिस्तान में भी कहते हैं, हाँ, शगुन देना, हाँ, शगनी भी कहते हैं, शगन भी कहते हैं वहाँ पर। तो ये बड़ी अच्छी बात है, प्लीज कंट्रीब्यूट करते रहिए। paypal.me #tag TV इंटरनेशनल बहुत ज़रूरी है ताकि हम आपके सामने मतलब डाइवर्स ओपिनियन जो है वो रख सके। जब हम बैठते हैं तो डजंट मीन वी बोथ हैव टू एग्री ऑन समथिंग। यही मज़ा होता है एक टीवी डिबेट का कि आप अपने व्यूज़ दे सकें, हम अपने व्यूज़ दे सकें और ताहिर साहब अपने व्यूज़ दे सकें। Thank you very much for watching. tagtv.me/tagtv international, paypal.me/tagtv international 24/7 हमारा है। हमारे वही शगनी भाई गिरीश कुमार जी ने क्वेश्चन की पूछा कि लेफ्ट थिंकर्स नेवर बी रैशनलिस्ट इन इंडिया बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी। मेरी तो ओपिनियन है कि आप बात ठीक कर रहे हैं, मुश्किल लगता है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसलिए कि हमारे पास समय बहुत कम रह गया डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी। आपका भी क्लिनिक आपके मुंतज़र है जी। कोई क्वेश्चन और शिवम भाई ऐसा हो जो बहुत रेलेवेंट हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। तो सिचुएशन ये है कि लगता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन को जवाब दे चुके हैं। एक शायद एक और क्वेश्चन आया कि व्हाट अबाउट माउंटेन वॉर स्केल ऑफ इंडिया, चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी मे बी गुड इन सप्लाई चेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बट आर्मी स्किल वाइज नो वेयर नियर टू इंडिया। व्हाट इज़ योर व्यू डॉक्टर साहब? शॉर्ट क्या? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो फोर्स है, हिंदुस्तान के जो जवान हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स इन द वर्ल्ड। अगर उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होगा, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर रोड्स होंगी, यस दे कैन फाइट एनी फोर्स ऑन दिस अर्थ। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हमारे प्रोड्यूसर आपको अभी स्क्रीन पे दे देंगे। मेरा ख्याल है अगर कोई हुआ तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। उससे पहले कि हम उसकी तरफ जाएं और अपने आप को आज के शो में क्लोज करें, ब्रेन बस्ट में आपका शुक्रिया अदा करते हैं और मंडे को फिर हाजिर होंगे। और इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहें अपने कमेंट्स, कंसर्न्स और क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी कंट्रीब्यूशन डोनेशन के साथ। और paypal.me/tagtv इंटरनेशनल पर आप 24/7 हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके बहुत धन्यवाद हैं डॉक्टर साहब। आपका सबका दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और होपफुली आपका ये जो टैग टीवी है ये आपका है। आप paypal.me/tagtv इंटरनेशनल पर जाके 24 घंटे कोशिश करिए, जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करिए। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था और हमेशा कहूँगा। डॉक्टर साहब इसमें थोड़ी सी मैं कर दूँ एक tagtv.me/ हाँ स्लैश मैंने मतलब वो हैश नहीं। अच्छा सॉरी, जी 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 स्लैश। हाँ जी, बस मैंने जैसे आगे भी आपको कहा था कि जितने भी आपकी कंट्रीब्यूशन आती है वो सिर्फ टीवी चैनल को इम्प्रूव करने में, टीवी चैनल में और प्रोग्राम लाने में ही सिर्फ इन्वेस्ट किया जाएगा। इसमें से एक पैसा भी चाय के कप, कॉफ़ी के कप या किसी सैंडविच के ऊपर नहीं खर्च किया जाएगा, ना एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। सिर्फ आपकी
प्रोग्राम की बेहतरी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आखिर में मैं सवाल और शुक्रिया से वो चेत्रा जी ने हमें वही शगनी चेत्रा राव ने 101 रुपए दिए, वहाँ उनका क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर प्लान टू बिल्ड अ पैरेलल नैरेटिव विद कंट्रीब्यूटेड मनी, ये उनका प्लान है। देखिए अभी तो बिल्कुल शुरुआत हुई है, बहुत ही हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका साथ बढ़े। हमारा यही प्लान है कि ये जो सबसे बड़ा प्लान होता है कि नैरेटिव का जो जर्नी है ये कंटिन्यू रहे, ये डिस्कनेक्ट ना हो जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कोविड से हार्ड हिट हो रहे हैं सारे इदारे, सो डू वी। ये सबसे पहला हमारा इस वक्त स्ट्रगल है, सर्वाइवल का स्ट्रगल है। और उसके बाद जो जो ये बिल्ड बेहतर होता है, हम तवक्को करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, तो तब हम इंग्लिश प्रोग्रामिंग बढ़ाएंगे और रैशनैलिटी की बातें ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सबका साथ जुड़ने का। आज का सुपर चैट टैग टीवी पर ब्रेन बस्ट के शो में डॉक्टर रणवीर शादा और मेरे साथ देखने और सुनने का एक बार फिर शुक्रिया। Friends, India-Canada bilateral ties are driven by our shared democratic values.